नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग प्लेटफॉर्म की सीरीज कर रहे हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूं। कई लोगों ने बात करी है कि साहब इंग्लिश में भी आप क्लासेस करिए। देखिए, मैं बाइलैंग्वेज कर सकता हूँ, बट पूरी इंग्लिश की किताब अभी सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर कभी हम आगे जब इसके लिए प्लान जरूर कर सकते हैं, बट अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बाइलैंग्वेज चलूं। बट फिर भी आपको अगर कोई पर्टिकुलर शब्द समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो आइए आज का हम पेपर शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए, ऑक्सीकरण जो है उसमें हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, यानी कि आपका जो एनाइन होता है ना, पॉजिटिव आयन, वो बनता है। तो ऑक्सीकरण हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण में हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है। और प्लस चार्ज जो है वो कोई भी, जैसे Ca प्लस प्लस चार्ज ले लेता है, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो त्याग दिया है या दूसरी तरफ भेज दिया है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया है इसका। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन किस स्टेशन के बीच में चलती है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, वहां के बीच में चलती है। इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबरी कार्तिक कौन है। देखिए, सबरी कार्तिक जो है ये भारत की एक प्रसिद्ध कराटे खिलाड़ी हैं। कराटे, जूडो कराटे आप समझते होंगे, जिनका ओरिजिन, जूडो कराटे का ओरिजिन कहां से है, जापान देश से है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, पहली महिला। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जुनको तबी है, ये आपके नेपाल की ही निवासी है। अगर हम भारत की महिला बोलते हैं, भारत की वो महिला जो सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचे थी, तो फिर अपने बछेंद्री पाल का नाम आता। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत 2015 के सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर मैसूर रहा था। हालांकि अभी हम 2019-20 में आ गए हैं, तो 2019-20 के अंदर सबसे साफ शहर जो रहा था वो इंदौर रहा था। कौन रहा था, इंदौर, ध्यान रखिएगा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। देखिए, साइबेरियाई आइबेक्स जो है एक बड़ी भारी बकरी है, इसके शरीर पर भारी बाल होते हैं। ये रूस के साइबेरिया के ठंडे इलाकों के अंदर पाई जाती है। आर्कीपालगो क्या होता है। देखिए, कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसे संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, एक आर्कीपालगो बोलते हैं। तो द्वीपों की श्रृंखला या इनका समूह क्या कहलाता है, आर्कीपालगो कहलाता है। उसमें कई सारे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे, आपस में एक दूसरे से ऐसे थोड़े सेपरेट होते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, आर्कीपालगो बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, प्लेनेट 9 क्या है। देखिए, प्लेनेट 9 जो है हमारे सौर मंडल के बाहर एक और ग्रह जो कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों से मिलता जुलता है वो प्राप्त हुआ है, परंतु ये पूरी तरह, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बर्फ से ढका हुआ है, उसे ही प्लेनेट 9 नाम दिया गया है। मधुबनी कला क्या है। देखिए, मधुबनी नेपाल और भारत की सीमा पर बिहार राज्य के अंदर पड़ने वाला एक जिला भी है। मधुबनी जो है एक चित्रकला का प्रकार है जो कि बिहार के अंदर प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला बड़ी फेमस है। मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखो, मसाई जो है ना, मसाई, ये केनिया में रहने वाली एक जनजाति है। केनिया आपने सुना होगा, केनिया की राजधानी नैरोबी है, अफ्रीकी देश है। और मसाई मारा ये नेशनल पार्क जो है, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, अफ्रीकी शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये केनिया के अंदर स्थित है। गैलीलियो द्वारा खोजे गए गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। देखो, गैलीलियो जो कि एक बहुत बड़े जिसको आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि पृथ्वी से दूरबीन का आविष्कार करके इन्होंने ग्रहों को, उनके उपग्रहों को देखा था। तो सबसे पहली बार बृहस्पति के जो चंद्रमा खोजे थे वो गैलीलियो ने ही खोजे थे, और गैलीलियो ने उस समय बृहस्पति के 3 चंद्रमा खोज लिए थे, जिन्हें गैलीलियंस के नाम से जाना जाता है। वो चंद्रमा जो गैलीलियो ने खोजे उन्हें गैलीलियंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते देखिए मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, उपनिषद है हमारा एक मुंडोक उपनिषद, वहां से इसे लिया गया है सत्यमेव जयते को, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। स्वदेशी का अर्थ क्या है। ऐसा कुछ भी जो हमारे देश में निर्मित हो, भारत देश में निर्मित हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्वदेशी कहेंगे। डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है। आपको यही से शब्द समझ में जाना चाहिए था। डिब्रूगढ़, डिगबोई, ये सभी असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के अंदर स्थित है, ये भी नेशनल पार्क है। अंजलि ईला मेनन जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, असम की ये मूल निवासी है, और इनकी पेंटिंग्स जो है आज भी बहुत सराही जाती है। एक ही है ये, अंजलि ईला मेनन, भारत की एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। भारतीय मुद्रा के नोट जो छपते, देखिए हमारी जो ये मुद्रा यानी नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये नासिक में स्थित है।
पंचतंत्र की दंत कथाएं, पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, जिसके अंदर जानवरों को कैरेक्टर बना के जो है मौलिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा जिन्हें आप कहते हैं एथिक्स जो है उसकी जानकारी दी गई है। माले किस देश की राजधानी है? तो देखिए माले जो है मालदीव की राजधानी है। आगे की देखो मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। लक्षद्वीप तो अपना ही है, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावारत्ती है, कावारत्ती। और मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। नीचे लिख देता हूं मैं, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर, ठीक है। फिर देखिए एमएस स्वामीनाथन जो है ये किससे संबंधित है? तो एमएस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966 के दौर के अंदर, उसको किसने शुरू करवाया था? एमएस स्वामीनाथन ने। और अगर विश्व के अंदर ग्रीन क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं या फिर हरित क्रांति जिसको आप कहते हैं, विश्व के अंदर अगर नाम पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप लेंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। भारत के अंदर श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित था, इसके जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। कौन कहे जाते हैं? वर्गीस कुरियन। थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? देखिए चिपको आंदोलन जो है ये सबसे पहले मध्यकाल के अंदर भारत में हुआ था। राजस्थान के अंदर एक जाति है विश्नोई जाति जो कि पर्यावरण प्रेमी है। उन्हीं के गांव के अंदर जब राजा के आदेश पर पेड़ काटने के लिए राजा की सैनिक आए, तो वहां के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी, परंतु वो पेड़ों को उन्होंने कटने नहीं दिया। तो पहला जो चिपको आंदोलन उदाहरण मिलता है वो राजस्थान में मिलता है। युगांडा की राजधानी देखिए, युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोगादिशु जो है ये आपके मोजाम्बिक की राजधानी है। नहीं, मोगादिशु जो है ये सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया, ठीक है। लुसाका जो है ये तंजानिया की राजधानी है। और ये बुलेंगा जो है ये युगांडा का ही एक शहर है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो देखिए सोने का मूल्य जो है ये लंदन के अंदर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक्सचेंज कहां पर है? लंदन के अंदर है। मानव में बैक्टीरिया संकरण का सबसे आम इलाज क्या है? देखिए अगर कहीं पर भी आपको बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके इसको खत्म कर सकते हैं। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? देखो ये थोड़ा सा ऑप्शनल, इसमें जो आंसर दिया हुआ है किताब में, मेरा आंसर उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए भारत में उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद करता है झारखंड और उसके बाद करता है राजस्थान। बात समझ रहे? बिहार वगैरह में अभ्रक की पट्टी तो स्थित है, बट वहां से उत्पादन इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिहार आंसर तो अगर आप लेंगे तो भंडार के मामले में हो जाएगा, ठीक है, इन चार ऑप्शन में, क्योंकि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में तो अभ्रक के इतने जमाव नहीं है। राजस्थान और बिहार दोनों में अभ्रक के बड़े जमाव मिलते हैं। तो अगर मैं भंडार के हिसाब से देखूं तो बिहार सही है, बट उत्पादन के हिसाब से देखा जाए ना तो राजस्थान सही है। अब इसके अंदर ये इसने क्लियर नहीं किया है, हालांकि उत्तर बिहार दिया है तो मैं इसको गलत तो नहीं मान सकता। नेक्स्ट देखिए, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? देखिए अतुल डोलिया जो है एक चित्रकार रहे हैं, इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और उनके जीवन के अंदर जो प्रसंग हुए उनसे इंस्पायर होकर एक पूरी गांधी पर चित्रकला की सीरीज की है। अमृता शेरगिल और एमएफ हुसैन जो भी है, मकबूल फिदा हुसैन, ये दोनों ही भारत के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार रहे। हालांकि एमएफ हुसैन जो है थोड़े विवादित रहे, पहले मीनाक्षी शेषाद्री और बाद में माधुरी दीक्षित के, और उससे पहले हिंदू धर्म की देवी देवताओं के जो चित्र हैं उनको लेकर आपत्ति चलाई गई थी, उसके बाद इन्होंने देश छोड़ दिया था। रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? देखिए रिक्टर पैमाना जो है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, है ना, दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल के बारे में देखो क्या है कि इसे चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया था, ठीक है। लघुगणकीय का मतलब होता है लॉग टेबल, यानी कि लॉगरिथम पर आधारित पैमाना है, बिल्कुल सही है। इसके उपयोग से भूकंप को मापते हैं, हाँ सही है। 8 से 9 तीव्रता का मतलब है हल्का भूकंप, नहीं ये गलत है। बात समझ रहे हैं? ये रिक्टर के बारे में सही बात नहीं है। 8 से 9 तीव्रता का मतलब है विनाश, भयानक भूकंप, कुछ नहीं बचेगा।
वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? तो देखो इसमें अपन सही आंसर लेंगे 60 से 100। क्यों? देखो नॉर्मली तो क्या होता है 72 होता है, एक मिनट में अपनी हार्ट बीट लगभग 72 होती है, परंतु वयस्कों के अंदर जो है ये ऊपर नीचे होती रहती है। 60 से लेकर 100 के बीच में जो है इसे नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मकर संक्रांति कब होता है? यार इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन जो है, एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन अपना सही है या तो 14 जनवरी हो या 15 जनवरी हो। आजकल 15 जनवरी को हम मना रहे हैं, पहले 14 जनवरी को मना रहे थे। मकर संक्रांति ये तो हम सभी को पता है। इन्होंने क्या 22 दिसंबर आंसर लिया, जो कि सही नहीं है। 22 दिसंबर को, हाँ ये बात तो सही है कि सूर्य जो है वो उसका तिरछापन, किरणों का तिरछापन जो है वो घटना शुरू हो जाता है, बट वास्तव में मकर संक्रांति पर्व जो मनाया जाता है वो तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही होता है। इस वजह से इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग है। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य की बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। निम्न में से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो ये क्या कर रहा है, ये एक तो हमारे मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, और एक है हमारे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव। मौलिक अधिकार तो देखो अपने आर्टिकल 14 से लेके 35 तक लिखे हुए, वैसे तो 12 से 35 तक है, और मौलिक अधिकार जो है ये नीति निर्देशक तत्व ये 36 से 51 आर्टिकल है। बेसिकली मौलिक अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। कुछ विदेशी जो मूल के लोग हैं या जो भारत में आए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है बट भारत के निवासी, उनको भी कुछ मौलिक अधिकार हमने दिए हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और ये आप एक तरह से समझ लीजिए अगेंस्ट द स्टेट है, यानी कि हमारा जो स्टेट है वो किसी भी हालत में हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, जो है ये गाइडलाइन है, मतलब हमारा जो स्टेट है, हमारी जो राज्य की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो भारत के नागरिकों के लिए कैसे कानून बनाएगी, वो क्या अपनी पॉलिसीज बनाए कि भारत के नागरिकों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो दैट इज अ गाइडलाइन। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, सलाह है, मानो चाहे मत मानो, दैट डजंट मैटर, बट एक सलाहकारी के तौर पर हमको क्या, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं। तो मौलिक अधिकार मात्र हक है और उसे लागू करने योग्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलिक अधिकार तो लागू करने ही पड़ेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक के हक है और लागू करने योग्य नहीं। नीति निर्देशक का संबंध सीधा सीधा गवर्नमेंट से है, नागरिकों से नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। चौथा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द कर देते, नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। मैंने कहा ना गाइडलाइन है, राज्य कैसे कानून बनाएगा उनके बारे में ये लिखा गया, तो बिल्कुल ठीक था, सी आंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन का खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में कौन सा विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो देखो इसका बिल्कुल सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विश्व व्यापार या WTO जिसको आप बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 144वें सदस्य के रूप में 2015 में शामिल हुआ था। हालांकि अभी थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है, अभी की करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं। 2015 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है? आज भी अगर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अनुसार भी सबसे शांति प्रिय देश विश्व का कौन सा है? आइसलैंड है। आइसलैंड जो है इसकी राजधानी है रिग्जाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिग्जाविक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी भूटान की राजधानी थिम्फू, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। चलो श्रीलंका की राजधानी कभी कोलंबो हुआ करती थी, परंतु आज की तारीख में श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कैसे? एक अपना और पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी पहले कभी रंगून हुआ करती थी, पर अब म्यांमार की राजधानी जो है वो है नेपिता। म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है? नेपिता। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है? तो देखिए भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा खेती चावल की होती है, और भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन भी जो है वो चावल ही है। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और एक कोड नेम और था इसका, बुद्ध मुस्कुराए।
मुस्कुराए। मतलब अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बुद्ध मुस्कुराए, है ना। हालांकि इसका ऑपरेशन शक्ति सही है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तो 2003 में अमेरिका ने जो इराक पे हमला किया था उसको बोला जाता है। ऑपरेशन विजय जो है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके अंदर भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन लगाया था वो ऑपरेशन विजय है। काबूम कोई ऑपरेशन नहीं है। निम्न में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको सूंघने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS नहीं है, OS, विंडोज, डॉस, तीनों ही है। C++ तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। डिजिटल को समवर्ती, देखो यार ये क्या है, मॉडर्न जिसको अपन बोलते हैं। डिजिटल अपने जो संकेत आते हैं, डिजिटल जो आपका ट्रांसमिशन आता है उसको एनालॉग ट्रांसमिशन में, समवर्ती को बोलते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन में कौन कन्वर्ट करता है, मॉडर्न कन्वर्ट करता है ना भाई। मॉडर्न क्या करता है, आपका जो सिस्टम है और आपका जो नेटवर्क है उनके बीच में एक कनेक्टर का काम करता है। सैपक टकरा, देखो सैपक टकरा जो है ना एक खेल है, ठीक है। आप एग्जैक्टली तो इसको वॉलीबॉल को किक मारना बोल सकते हैं, वॉलीबॉल टाइप का ही होता है, पर उसको क्या पांव से खेला जाता है सैपक टकरा को। वॉलीबॉल तो क्या अपन हाथ से खेलते हैं ना, सैपक टकरा में क्या होता है, बीच के अंदर एक पोल लगा हुआ होता है, उस पोल के ऊपर एक बास्केट होता है, इस बास्केट के अंदर पांव से मार मार के जो है ना बॉल डालनी है, ये सैपक टकरा का गेम होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, तो देखो इसने एग्जैक्टली यहाँ पे जमुना लिख दिया, बट हालांकि इसको यहाँ पे यमुना लिखना चाहिए था। जमुना नाम की अपने पास कोई नदी नहीं है। जमुना नदी जो है वो बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, अपन यमुना लेके चल लेते हैं। यमुना नदी देखो भारत की सहायक नदियों में, किसी भी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी है, पर ये नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, मतलब गंगा में जाके अपना पानी दे देती है, किसी समुद्र वगैरह में जाकर नहीं गिरती है। बाकी ताप्ती हो गई, कावेरी हो गई, गंगा हो गई, ये सभी कहां जाकर गिर रही है, समुद्र में जाकर गिर रही है। ओके, तो इस लेक्चर में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले पेपर को हम लेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां, राजधानियां वगैरह भी मैं आपको बताता चल रहा हूं, तो आप इनको लेते हुए चले। एक और बात है, कई बार मैं देखता हूं कई लड़के कहते हैं साहब हर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो। देखो बेटा, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जानकारी नहीं निकल सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो सिर्फ वो फैक्ट लिखा हुआ है, उसमें से कुछ निकल के नहीं आ सकता। कहीं कहीं पे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि बताने का मन से मौका मिल जाता है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं कोई पहले से बिल्कुल तैयारी करके आता हूं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रैंडमली देखता हूं, रैंडमली देखने के साथ साथ जो भी चीजें मुझे एक्स्ट्रा याद आती जाती है, मुझे लगता है यार ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा हुआ या ऐसी चीज मैंने पहले कहीं देखी हुई है, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बात समझ रहे? तो इस लेक्चर में फिलहाल मैं इतना ही करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसी पेपर को मैं आगे उठाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर